दोस्तों सुबह का नमस्कार। हम एनसीईआरटी बेस्ड वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के द्वारा पूरा जीएस सॉल्व कर रहे थे। इस समय भारत का भूगोल चल रहा है, 7वां अध्याय है कृषि एवं पशुपालन। रोजाना 3 वीडियोज हमारे आएंगे, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम। तो इस कैप्सूल को आप 30 दिन ले लीजिए, पूरा जीएस आपका कवर हो जाएगा। तो आइए कृषि एवं पशुपालन में क्या है देखते हैं। भारत का भूगोल इसमें देख रहे हैं हम। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है दोस्तों। इसको श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन इसके जनक हैं। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन प्रगति से है, जिसके जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। इसे श्वेत क्रांति नाम से जाना जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? मिश्रित खेती दोस्तों याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। मिश्रित खेती ये पशुपालन और शस्य उत्पादन, जब पशुपालन और अनाज उत्पादन एक साथ किया जाता है, और इस पशुपालन में भी केवल जो दुधारू नस्ल की गाय है या दुधारू गाय और भैंस तक ही यह पशुपालन सीमित है, या फिर डेयरी उद्योग और शस्य उत्पादन एक साथ किया जाए तो उसे मिश्रित खेती का नाम दिया जाता है। कृषि की वह पद्धति जिसके अंतर्गत फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन, जो कि केवल दुधारू गाय या भैंस तक ही सीमित है, या डेयरी उद्योग को सम्मिलित किया जाता है, मिश्रित कृषि कहलाता है। इस प्रकार फसलोत्पादन के साथ साथ जब पशुपालन भी आय का स्रोत हो तो वह मिश्रित कृषि की श्रेणी में आता है। भैंसों की कौन सी नस्ल गुजरात के दक्षिण पश्चिमी भाग में पाई जाती है? देखिए, उत्तर भारत में यह नस्ल फेमस है, कई लोग ले आते हैं। तो यह सुरती नस्ल है, ठीक है, सुरती नस्ल। भैंसों की सुरती नस्ल गुजरात के दक्षिण पश्चिमी भाग में पाई जाती है। यह भैंस प्रमुख दुधारू नस्ल है। इसके अतिरिक्त गुजरात में गिर नस्ल की भैंस भी पाई जाती है। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1960 में हुई थी, ठीक है। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? पंतनगर में। उधमपुर जिला है पंतनगर। यह पहले उत्तर प्रदेश में था जब स्थापना हुई थी, लेकिन बाद में यह अब उत्तराखंड में स्थित है, ठीक। 20 का उत्तर है। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर, उधमपुर जिला, उत्तराखंड भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के नाम से किया गया था। वर्ष 1972 में इसका नामकरण उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर किया गया। इस विश्वविद्यालय को भारत में हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। जो कार्यक्रम चलाए गए थे वो यहीं से चलाए गए थे। कोई डेयरी किसान किस तरह से अपने पशुओं का चारा उपभोग कम करके अपने दुग्ध उत्पादन को फिर भी बढ़ा सकता है? तो चारा कम कर देगा। चारा यदि कम कर देगा तब दुग्ध उत्पादन कैसे बढ़ सकता है? तो चारे की गुणवत्ता में वृद्धि कर दी जाए। इसमें जो पोषक तत्व हैं उनका सांद्रण, उनकी कंसंट्रेशन में वृद्धि कर दी जाए, तो ऑलरेडी फिर दुग्ध उत्पादन बढ़ जाएगा, ठीक। तो इसका कौन सा उत्तर होना चाहिए? बी, आहार सांद्रण की पूर्ति में वृद्धि करके। पशुओं के चारे की गुणवत्ता में वृद्धि तथा इसमें पोषक तत्वों में वृद्धि करने के पश्चात चारे की मात्रा कम होने पर भी दुग्ध उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। भारत में शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से, जो पंजाब, दिल्ली आदि में वर्षा कराती हैं, होने वाली वर्षा किन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है? तो शीत ऋतु में बोई जाने वाली फसल केवल रबी की फसल होती है, तो सी इसका उत्तर है, ठीक। रबी की फसल मुख्यतः गेहूं की जो पैदावार होती है उसको बढ़ाने में बहुत मददगार होती है, उसके उत्पादन बहुत मददगार होती है। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा रबी फसलों के उत्पादन में सहायक होती है। चूंकि पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर एवं कैस्पियन सागर से आर्द्रता ग्रहण कर भारत में वर्षा करते हैं। फिर है बाड़ बनाना, एकत्रित करना और ऊन कटाई जैसी कुछ गतिविधियां किससे संबंधित हैं? तो ये सभी भेड़ पालन से संबंधित है दोस्तों। भेड़ों को पाला ही ऊन के लिए और मांस के लिए जाता है, ए इसका उत्तर है। बाड़ बनाना, एकत्रित करना और ऊन कटाई जैसी गतिविधियां भेड़ पालन संबंधित हैं। भेड़ें मुख्य रूप से ऊन तथा मांस के लिए पाली जाती हैं।
अगला सवाल तिलहन से। तिलहन की फसल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से या कौन सा कथन सही है? इनका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में तथा प्रसाधन उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, बिल्कुल सही है। खाने में भी इनका यूज होता है, और कच्चे माल जो प्रसाधन उद्योग है, जैसे सौंदर्य प्रसाधन है, क्रीम है, तेल है, विभिन्न प्रकार के साबुन है, इन सब में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा बी है तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है तथा दक्षिण भारत में रबी की, यह भी बिल्कुल सही है। उत्तर भारत में तिल खरीफ की फसल है, दक्षिण भारत में दोस्तों रबी की फसल है। तिल की बात कर रहे हैं, तिल उत्तर भारत में खरीफ की फसल है, दक्षिण भारत में रबी की फसल है। तो याद रखिएगा ए और बी इसका दोनों उत्तर है। सी मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, अलसी और सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाली मुख्य तिलहन फसलें हैं। इनमें से अधिकतर खाद्य फसलें हैं जो भोजन बनाने में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु इनमें से कुछ तिलहन के बीजों को साबुन, प्रसाधन, श्रृंगार के सामान और उबटन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तिल उत्तर भारत में खरीफ की और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। इसके अलावा अरंडी के बारे में जान लीजिए, खरीफ और रबी दोनों ऋतुओं में बोई जाती है। अरंडी वह तेल है जो खरीफ और रबी दोनों ऋतुओं में बोई जाती है। सी इसका उत्तर है। यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनमें आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? अति महत्वपूर्ण प्रश्न। FAO विश्व खाद्य संगठन ने 14% निर्धारित किया है, तो याद रखिएगा 14%। यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनमें आर्द्रता अंश 14% से अधिक नहीं होना चाहिए। खाद्य एवं कृषि संगठन ने अपने मानकों के अनुसार खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण के समय 14% तक की सापेक्षिक आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी निश्चित की है। भारत में रबड़ का पौधा कहाँ से लाया गया था? तो दोस्तों रबड़ का पौधा याद रखिएगा भारत में ब्राजील से लाया गया था, ठीक, 1875-76 के आसपास। बी इसका उत्तर है। रबड़ अमेजन बेसिन में जंगली रूप से उगने वाले हेविया ब्राजीलियंसिस वृक्ष के दूध को जमा कर प्राप्त किया जाता है। इसके बीज वर्ष 1876 में पारा ब्राजील से भारत में लाए गए और 1895 ईस्वी में दक्षिणी केरल के पहाड़ी ढालों पर यह लगाए गए। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी की किस्म है, तो भारत मुख्यतः 2 कॉफी की किस्में पाई जाती हैं, अरेबिका और रोबस्टा। तो सी इसका उत्तर है, अरेबिका सबसे ज़्यादा उगाई जाती है भारत में। भारत में कहवा की 2 प्रजातियां मुख्य रूप से पाई जाती हैं, अरेबिका एवं रोबस्टा। यहाँ उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म अरेबिका है। अरेबिका कॉफ़ी मूल रूप से अफ्रीका के इथोपिया देश का पौधा है, ठीक है। मोटे अनाज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? तो मोटे अनाजों में पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है, बिल्कुल सही है। पोषक तत्व बहुत ज़्यादा होते हैं, आयरन, कैल्शियम वगैरह, सूक्ष्म तत्व, ये सही है। बी है ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं, बिल्कुल सही है। तो दोनों ही सही है, सी इसका उत्तर होगा, ठीक है। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले प्रमुख मोटे अनाज हैं। यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है, परंतु इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। उदाहरणतया रागी में प्रचुर मात्रा में आयरन, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक तत्व और भूसी मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की प्रमुख फसल नहीं है? तो गेहूं रबी की फसल, बाकी सब खरीफ की है, 20 का उत्तर है। खरीफ फसलों के अंतर्गत चावल, गन्ना, कपास, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि, जबकि रबी फसलों के अंतर्गत गेहूं, चना, जौ, सरसों, अलसी आदि फसलें उगाई जाती हैं। खरीफ फसलों के लिए उष्णकटिबंधीय एवं रबी फसलों के लिए शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु लाभकारी होता है। ये सभी प्रश्न देखिए, जितने प्रश्नों का जिक्र हो रहा है सभी अध्यायों में, इतने महत्वपूर्ण है कि कोई परीक्षा आपकी हो, यूपीएससी से लेकर यूपीएससी से लेकर एसएससी से लेकर चपरासी तक की परीक्षाओं में सब में पूछा जाता है, सब में समान रूप से आपको लाभदायक होगा, ठीक है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह तिरुचिरापल्ली में स्थित है, ए इसका उत्तर है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में स्थित है
यह केले के उत्पादन में वृद्धि के लिए फसल उत्पादन, फसल सुधार एवं फसल संरक्षण पर कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची का उत्पादन नहीं करता है? तो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक करते हैं, उड़ीसा नहीं करता है, डी इसका उत्तर है। छोटी इलायची के मुख्य उत्पादक राज्य केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु हैं, जबकि बड़ी इलायची के मुख्य उत्पादक राज्य सिक्किम व पश्चिम बंगाल हैं। याद रखिएगा, इस प्रकार उड़ीसा राज्य इलायची का उत्पादन नहीं करता है। गेहूं की खेती के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो गेहूं खेती के लिए सामान्य तापमान और सामान्य वर्षा। ये शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है या शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु की प्रमुख फसल है। तो डी इसका उत्तर होगा, सामान्य तापमान तथा सामान्य वर्षा, डी। गेहूं के उगते समय ठंडी तथा आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। गेहूं बोते समय सामान्य वर्षा 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के मध्य तापमान तथा फसल पकते समय 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस सामान्य तापमान की आवश्यकता होती है। अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य का संग्रहण करता है वह क्या कहलाता है? राइजोम, प्रकंद कहलाता है, बी इसका उत्तर है। अदरक का तना जो मिट्टी में उगता तथा खाद्य का संग्रहण करता है वह प्रकंद कहलाता है। खरीफ की फसल बोई जाती है जून से अक्टूबर, जून से अक्टूबर। तो खरीफ की फसल यह दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रारंभ होने पर, जून में प्रारंभ होता है दक्षिण पश्चिम मानसून, तो उसी समय बोई जाती है। तो 18 का ए इसका उत्तर होगा। खरीफ की फसल दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रारंभ होने पर बोई जाती है। चावल, ज्वार, मक्का, कपास, मूंग आदि प्रमुख खरीफ की फसलें हैं। इसकी अवधि जून से अक्टूबर तक होती है। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, मक्का। मक्के को वर्ष भर बोया जाता है, डी इसका उत्तर है। मक्का एक प्रमुख नगदी फसल है जो वर्ष भर बोई जाती है, जबकि गेहूं शीतोष्ण जलवायु की फसल तथा उड़द शुष्क जलवायु की फसल है। वर्षा ऋतु के मौसम के बाद जब शीतोष्ण ऋतु या शीत ऋतु आती है, शरद ऋतु आती है, तो उगाए जाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? रबी की फसलें कहलाती हैं। ठीक है, बी इसका उत्तर है। वर्षा ऋतु के मौसम के बाद शीतकाल के प्रारंभ में अक्टूबर से दिसंबर तक रबी की फसलें बोई जाती हैं। ये फसलें मुख्यतः सिंचाई पर निर्भर होती हैं। इसके अंतर्गत गेहूं, मसूर, सरसों आदि प्रमुख फसलें आती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो कर्नाटक करता है कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन, ए इसका उत्तर है। भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। भारतीय कॉफी अपने गुणवत्ता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बूदन पहाड़ियों से हुई। आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। निम्नलिखित में से गर्म मसालों का मुख्य उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो केरल तट, जिसको मालाबार तट भी बोलते हैं, बी इसका उत्तर है। ठीक, मंगलुरु से कुमारी अंतरीप तक 500 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत तटीय मैदान मालाबार तट कहलाता है। नारियल, चावल, सुपारी, केला एवं गर्म मसाले यहाँ प्रमुख रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। कृषि में युग्म पैदावार का आशय किसको उगाने से है? तो युग्म पैदावार का आशय दोस्तों विभिन्न मौसमों पर दो फसल, ठीक है, या एक से अधिक फसल विभिन्न मौसमों में उगाए जाए तो उसको युग्म पैदावार कहते हैं। 20 का उत्तर है। एक फसल वर्ष में, अर्थात एक वर्ष में जो फसल वर्ष माना जाता है, विभिन्न मौसम के दौरान एक ही भूमि पर दो या दो से अधिक फसलों को उगाना युग्म पैदावार कहलाता है। एक ही साथ एक भूमि पर दो या अधिक फसल उगाना अंतर फसली खेती कहलाती है। एक ही साथ यदि एक भूमि पर दो या अधिक फसल उगाए जाए मिलाकर तो उसको अंतर फसली खेती कहा जाता है। हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन से अभिप्राय क्या है? उच्च उत्पाद विविधता प्रोग्राम। अनाज उत्पादन बहुत कम था भारत में। अनाज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सब तक भोजन पहुंच सके, इसके लिए क्या किया गया? उच्च उत्पाद विविधता प्रोग्राम चलाया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो सके और लोगों तक भोजन
पहुंच सके, भूखमरी से लोग बच सकें। तो डी इसका उत्तर है उच्च उत्पाद विविधता प्रोग्राम। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिकी विद्वान डॉक्टर विलियम गॉड ने किया था। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ वर्ष 1966-67 ईस्वी से हुआ। देखिए यहाँ सब आपको मिल जाएगा। भारत में हरित क्रांति गेहूं के उत्पादन में सबसे सफल रही, क्योंकि उसमें उच्च गुणवत्ता वाले गेहूं के बीजों, मैक्सिकन प्रजाति के गेहूं तथा उर्वरकों का अधिक प्रयोग एवं सिंचाई सुविधाओं के पर्याप्त विकास पर भी विशेष बल दिया गया। भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर किसकी खेती होती है? तो चावल, धान की खेती होती है सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर। बी इसका उत्तर है। चावल देश की 3/4 आबादी का प्रमुख भोजन है। चावल का उत्पादन भारत के पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में अधिक होता है। विश्व में चावल के उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है, जबकि भारत दूसरे स्थान पर है। संपूर्ण विश्व के 20% चावल का उत्पादन भारत में होता है। पीली क्रांति का संबंध भारत में तिलहन के उत्पादन से है। भारत में पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। इसकी शुरुआत मुख्य रूप से वर्ष 1986 से मानी जाती है। वहीं गोल्डन या सुनहरी क्रांति का संबंध फलों या शहद के उत्पादन से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसको भारत में नगदी फसल माना जाता है? मुख्यतः व्यापार में इसका इस्तेमाल होता है। तो ए इसका उत्तर है 27 का ए। नकदी फसलों के अंतर्गत उन व्यापारिक फसलों को सम्मिलित किया जाता है जिन्हें किसानों द्वारा अपनी आय के लिए सीधे या अर्ध प्रसंस्कृत रूप से बाजारों में बेचा जाता है। भारत में नकदी फसलों के अंतर्गत गन्ना, तंबाकू, जूट, कपास, मक्का, मेस्टा, चाय, कॉफी, तिलहनी फसलों, सरसों, मूंगफली, अलसी आदि फसलें ये सब शामिल किए जाते हैं। नकदी फसलों में कौन कौन आती हैं देख लीजिए आप। पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है। तो हमने बताया एक वीडियो केवल कृषि से संबंधित जो अनाज के रोग हैं, और एक वीडियो हमने बनाया है अनाजों की जो प्रजातियां हैं। वो वीडियो दोनों देखिए आप ज़रूर, ठीक है। हमने ग्रुप में भी दे दिया है उसका PDF भी दे दिया है, और वो हमारे प्लेलिस्ट में भी मौजूद है। तो पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है, किसकी है? गेहूं की प्रजाति है। पूसा सिंधु गंगा गेहूं की एक प्रजाति है। इसके अतिरिक्त गेहूं की अन्य प्रजातियां कौन कौन सी हैं? लरमा रोजो 64 है, सोनारा 64, राज 3077, कल्याण सोना, अर्जुन कुंदन, पूसा वसंत, पूसा बहार, पूसा अमूल्य, पूसा वत्सला, पूसा किरण एवं पूसा गौतमी। काटो और जलाओ कृषि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर तात्पर्य क्या है? स्थानांतरण खेती से या झूम खेती जिसको बोलते हैं, ठीक है। स्थानांतरणशील कृषि के अंतर्गत वनों को जलाकर भूमि साफ करके 2-3 वर्षों तक फसलें उगाई जाती हैं। फिर भूमि की उर्वरता नष्ट हो जाने पर उसे छोड़ दिया जाता है। उत्तर पूर्वी भारत की अनेक जनजातियां इस प्रकार के कृषि कार्यों में व्यापक रूप से संलिप्त रहती हैं। स्थानीय स्तर पर इसे झूम कृषि या झूम खेती भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपड़ फसल नहीं है? रोपड़ फसल क्या होती है दोस्तों? एक बार यदि फसल रोपित कर दिया है, लगा दी जाए, तो उससे कई वर्षों तक उत्पादन आप कर सकते हैं। तो कौन सी एक रोपड़ फसल नहीं है? चाय, कहवा, रबड़ तो है, लेकिन गन्ना नहीं है, ठीक है। डी इसका उत्तर है। बागती, बागानी या रोपण कृषि बड़े बड़े बागानों के रूप में की जाने वाली कृषि है, जिसमें एक बार वृक्षों के बागान लगाने के पश्चात कई वर्षों तक उनसे उत्पादन प्राप्त होता रहता है। इसके अंतर्गत वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन किया जाता है। चाय, कहवा, नारियल, रबड़, कोको, गर्म मसाले, केला आदि प्रमुख वाणिज्यिक फसलें हैं। भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में से खाद्यान्नों का हिस्सा कितना है? 70% से ज़्यादा है दोस्तों। ए इसका उत्तर है, ठीक है। भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में खाद्यान्नों के अंतर्गत शामिल क्षेत्रफल 70% से अधिक है, जिसमें चावल, गेहूं, चना, मटर आदि फसलें मुख्यतः शामिल हैं। इसके अधिक उत्पादन लेने तथा कृषि क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए बंजर भूमि को खेती के उपयुक्त बनाया जा रहा है। चूँकि ये जनसंख्या बढ़ रही है, कृषि योग्य भूमि घट रही है, इसलिए ऐसी भूमि तलाशी जा रही है जिसको खेती योग्य बनाया जा सके, उसमें गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके, उर्वर बनाया जा सके। IR20 और रत्ना दो प्रमुख किस्में हैं किसकी? धान की, ठीक है। IR20 और रत्ना चावल या धान की प्रमुख किस्में हैं। पूर्वी भारत
में 3 प्रकार के चावल की खेती होती है, अमन, ओस और बोरो। अमन जो है शीतकालीन, ओस शरदकालीन और बोरो ग्रीष्मकालीन फसल है चावल की। महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण, व्हाइट गोल्ड के नाम से जानी जाती है? तो कपास को सफेद सोना या श्वेत स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। कपास एक नकदी फसल है जिससे रुई तैयार की जाती है। महाराष्ट्र में इसे श्वेत स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। कपास के उत्पादन के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मिट्टी है, इसीलिए इस मिट्टी को कपासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। भारत में इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में पाया जाता है। राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1984 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? गुड़गांव में। ठीक है, सी इसका उत्तर है। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना वर्ष 1984 में एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। फसल चक्र को, क्रॉप रोटेशन को अपनाने से क्या फायदा होता है? क्रॉप रोटेशन को अर्थात बार बार अलग अलग तरह की फसलों को उगाना। तो फसल चक्र को अपनाने से भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है, ए इसका उत्तर है। भूमि की उर्वरा शक्ति को लंबी अवधि तक बनाए रखने के लिए क्रमिक रूप से फसल चक्र पद्धति को अपनाया जाता है। यह मृदा क्षरण को भी कम करने में सहायक है। चाय का उत्पादन होता है पर्वत, पठार, पर्वतीय घाटी, पहाड़ी ढाल पे होता है दोस्तों। पहाड़ी ढाल पे होता है ताकि मिट्टी की अम्लता बनी रहे। जब बारिश हो तो इसके जो पोषक तत्व हों वो बहे नहीं। ठीक है ना, तो डी इसका उत्तर है। चाय के लिए अच्छी जल निकासी वाले ढाल युक्त भूमि की आवश्यकता होती है। चाय के उत्पादन के लिए 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा तथा 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक होता है। ऐसी परिस्थितियां प्रायः पहाड़ी ढालों पर पाई जाती हैं। दार्जिलिंग की पहाड़ियां इसके लिए आदर्श परिस्थितियों का निर्माण करती हैं। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? अति महत्वपूर्ण दोस्तों, कोबाल्ट याद रखिएगा, CO कोबाल्ट दलहनी फसलों के उत्पादन के लिए बहुत आवश्यक है। राइजोबियम दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया है। राइजोबियम द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व क्या है? कोबाल्ट है, जो विटामिन B12 के संश्लेषण में सहायक होता है। यह प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन एवं पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। यह भूमध्य रेखीय फसल है। रबड़ की फसल के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? यह भूमध्य रेखीय फसल है, ट्रॉपिकल क्रॉप है, बिल्कुल सही है। बी, फसल के लिए 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा की आवश्यकता होती है, बिल्कुल गलत है, कॉन्ट्राडिक्ट भी कर रहा है। और बी दोनों भूमध्य रेखीय फसल है तो यहाँ वर्षा ठीक ठाक होगी। ठीक है, तो यह ए केवल इसका सही है। ठीक है, बी गलत है, भारी वर्षा वाला यह फसल है। रबड़ भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। भारत में केरल रबड़ का प्रमुख उत्पादक अर्थात संपूर्ण उत्पादन का लगभग 90% उत्पादन करने वाला राज्य है। तो दोस्तों यह चैप्टर समाप्त हुआ। नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप दोपहर में इंतजार करिए, दोपहर में वीडियो का, इस तरह शाम को जल्द यह समाप्त होकर भूगोल, फिर हम अन्य पार्ट्स में आएंगे इसके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं एक वीडियो बनाकर आप लोगों को ग्रुप से जोड़ लूँगा, लोअर वाला जो चल रहा है उसमें मैं सारे वीडियोस दे रहा हूँ, तो उस ग्रुप से आप लोग जुड़ जाएंगे तो आपको वीडियोस PDF सब मिलते रहेंगे, जो जो हम उसमें उपलब्ध कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।